हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। हम लोग कक्षा 9th का हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर पढ़ रहे थे, जो साइंस का सबसे पहला चैप्टर था। हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ में हम लोगों ने जाना था कि हमारे आसपास जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, उन्हें हम लोग पदार्थ बोलते हैं। वे सारी वस्तुएं जो स्थान छेदती हो, जिसका द्रव्यमान हो, उसे हम लोग पदार्थ बोलते थे। अब यहां जो क्वेश्चंस आते हैं, वह क्वेश्चंस है, क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकते हैं? क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकते हैं? ये जो सारी पदार्थ देख रहे हैं, इस दुनिया में जितना भी पदार्थ है जो हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या ये पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? अब मन में सवाल आता है, ये अवस्था क्या है? अवस्थाएं हम लोग पढ़ चुके थे। अवस्था 3 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। अवस्था कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की, ठोस, द्रव, गैस। तो क्वेश्चंस जो है, क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है? कैसे? क्या बोल रहा है क्वेश्चंस? जैसे कोई पदार्थ ले लो, कोई सा भी पदार्थ, जैसे जल। जल एक पदार्थ है कि नहीं? जल कणों से मिलकर बना है कि नहीं? तो आपका आंसर आएगा हाँ, जल कणों से मिलकर बना है। जल एक पदार्थ है, क्योंकि जल स्थान छेदती है एवं जल का द्रव्यमान होता है, जल का वजन होता है। तो क्वेश्चन सही बोलता है कि जल जो है, क्या ठोस अवस्था में आ सकता है? एकदम आ सकता है। जब जल को हम लोग बहुत कम टेम्परेचर, जल का जब बहुत कम टेम्परेचर कर देंगे तो वह ठोस अवस्था में आ जाएगा। क्या जल द्रव अवस्था में आ सकता है? मतलब पानी के रूप में आ सकता है, उसमें बहाव आ सकता है। जब हम लोग बर्फ को पिघला देंगे तो वह बहने लगेगा, पानी की अवस्था में आ जाएगा। क्या पानी की अवस्था से गैस की अवस्था में जा सकता है? जल को जब हम लोग बहुत अधिक गर्म कर देंगे तो वह गैस की अवस्था में चला जाएगा। तो यही क्वेश्चन से बोला गया है कि क्या पदार्थ अपनी तीनों अवस्थाओं में जा सकता है, अवस्था बदल सकता है? ठोस से द्रव में जा सकता है, द्रव से गैस में जा सकता है। जैसे यह मार्कर एक पदार्थ है, क्या यह द्रव में जा सकता है, द्रव से गैस में जा सकता है? यही क्वेश्चन बोला गया है। तो इसका आंसर होगा कि हाँ, पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है। आंसर क्या होगा? पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है। जैसे उदाहरण में लेंगे हम लोग जल। क्या लेंगे? जल। जल ठोस अवस्था में भी होता है, द्रव अवस्था में भी होता है, गैस अवस्था में भी होता है। कैसे? जब जल को बहुत अधिक ठंडा कर देंगे तो वह बर्फ के रूप में हमें प्राप्त होगा, जो किस अवस्था में रहता है? ठोस की अवस्था में। बर्फ किस अवस्था में होता है? ठोस की अवस्था में। जब बर्फ को पिघला देंगे तो बर्फ से वह जल की अवस्था में आ जाएगा, और जल की अवस्था में जब आ जाएगा तो जल को क्या बोलेंगे? द्रव। जल को जब बहुत अधिक गर्म कर दिया जाएगा तो वह जल वाष्प बन जाएगा, मतलब भाप बन के उड़ना चालू हो जाएगा। तो ये कौन सी अवस्था हो गया? गैस की अवस्था। तो जल एक पदार्थ है। तो बताइए, इसे हम लोग तीनों अवस्था में परिवर्तित कर पाए या नहीं कर पाए? तीनों अवस्था में परिवर्तित कर पाए। तो वही क्वेश्चन बोलता है, क्या जल अपनी अवस्था को बदल सकता है? ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, इस प्रकार से बदल सकता है? तो इसका आंसर होगा हाँ, ये अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है। अब आपका मन में सवाल आता होगा कि क्या दुनिया में सारे पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है? तो इसका आंसर होगा कि हाँ, दुनिया में सारा पदार्थ अपना अवस्था बदल सकता है। अब आपका मन में डाउट आ रहा होगा कि आप जल को ही लेके क्यों समझाए, दूसरा चीज लेके समझाइए। किताब में भी जल दिया है, आप भी जल लेके समझा रहे हैं। जल को समझना बहुत आसान है। ठोस 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 भी हो जाते हैं, द्रव भी हो जाते हैं, गैस भी हो जाते हैं। अब अगला जो आता है, क्या सारे पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकते हैं? हाँ। जैसे लोहा। यदि आप लोहा लोहा से समझे कि लोहा एक पदार्थ है, लोहा भी तीनों अवस्थाओं में जा सकता है। लोहा का भी 3 अवस्थाएं होती है। क्या लोहा लोहा किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। क्या लोहा से ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो सकता है? क्या लोहा द्रव अवस्था से फिर गैस अवस्था में परिवर्तित हो सकता है? जल तो आसान था, लेकिन लोहा लोहा भी तीनों अवस्थाओं में परिवर्तित हो सकता है। कैसे? लोहा जब अपनी आकृति में होती है तो वह ठोस अवस्था में होते हैं, उनकी आकृति निश्चित होती है, आयतन निश्चित होता है। जब लोहा को 1538 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करेंगे, लोहा को बहुत अधिक मात्रा में गर्म करेंगे तो वह द्रव की अवस्था में आ जाएगा। और जब लोहा को द्रव की अवस्था में लाने के बाद 2862 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो वह गैस की अवस्था में आ जाएगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि लोहा को भी हम लोग ठोस से द्रव की अवस्था में और द्रव से गैस की अवस्था में ला सकते हैं। ठीक है।
लोहा को जब बहुत अधिक गर्म कर देंगे तो द्रव की अवस्था में आ जाएगा। कितना गर्म करना होगा? लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस। और लगभग जब द्रव की अवस्था में आ जाएगा उसके बाद 2800 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे तो वो गैस की अवस्था में आ जाएगा। तो लोहा को, हीरा को, सबसे कठोर क्या होते हैं? हीरा होता है। हीरा को भी हम लोग ठोस से द्रव और द्रव से गैस की अवस्था में ला सकते हैं। अब आपका मन में सवाल आता होगा कि कागज जो है, पन्ना, किताब कॉपी का कागज जो है, क्या उसे हम लोग जलाते हैं तो द्रव की अवस्था में तो नहीं आता है, वो तो सीधा राख बन जाता है। कागज भी एक पदार्थ है, वह भी स्थान सेकता है, वे भी कणों से मिलकर बने होते। तो इसमें अवस्था परिवर्तन कहां हो रहा है? तो कागज को जब हम लोग जलाते हैं तो वह जल जाता है, उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, कागज जल के राख बन जाता है। तो हम लोग इसको इस प्रकार से समझेंगे कि जो भी पदार्थ जल के कोई नया पदार्थ बना लेता है वह तीनों अवस्थाओं में नहीं आ सकता। जैसे कागज का जलना, जल के राख बन गया तो तीनों अवस्था में नहीं आया। लोहा को जब हम लोग गर्म करेंगे तो वह फिर से, जैसे लोहा को गर्म करेंगे तो वह द्रव की अवस्था में आ जाएगा, द्रव से गैस की अवस्था में आ जाएगा। पुनः उसको ठंडा करेंगे तो पुनः हम लोहा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कागज जलने के बाद पुनः हम कागज को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जिसे हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं वही तीनों अवस्था में आएगा, जिसे हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं वह फिर से, उसे हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, उसे हम लोग तीनों अवस्था में परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है। अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए ताप या दबाव की जरूरत होती है। जैसे मन में सवाल आता है कि किसी भी अवस्था को परिवर्तित करेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, जैसे पानी से ठोस में, क्या बोलते हैं, पानी से ठोस अवस्था में यानी बर्फ में, या बर्फ से द्रव में, द्रव से गैस में बदलने के लिए क्या करना होगा? या तो उसे गर्म करना होगा, या उस पर प्रेशर लगाना होगा, दबाव लगाना होगा। तो अवस्थाओं को परिवर्तन करने के लिए किसकी किसकी जरूरत होती है? या तो ताप की या तो दबाव की। ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसे आप लोग नोट कर लें। अगला जो हम लोगों का प्रश्न है, तापमान क्या है? अभी हम लोग तापमान, टेम्परेचर के बारे में जान रहे थे। जैसे किसी का तापमान बढ़ा देंगे तो वह द्रव की अवस्था में आ जाएगा, फिर उसका तापमान बढ़ा देंगे तो गैस की अवस्था में आ जाएगा। तो ये तापमान है क्या? तो उस प्रश्न को हम लेके आए हैं, तापमान क्या है? किसी वस्तु की गर्मी या ठंडक की माप को तापमान कहते हैं। कोई भी वस्तु हो, वह कितना गर्म है या कितना ठंडा है, उसी के मान को क्या बोलेंगे हम लोग? तापमान बोलेंगे। जैसे मानव शरीर, मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। यदि फ़ारेनहाइट में पूछा जाए कितना होता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट। उसी प्रकार जैसे जल को हम लोग गर्म करेंगे, उसमें भी यदि हम लोग थर्मामीटर लगाएंगे तो टेम्परेचर का पता चलता है कि कितना गर्म है या जल। तो कोई भी वस्तु कितना गर्म है या कितना ठंडा है, उसका मान किससे हम लोग पता करते हैं? उसका मान जो हम लोग ज्ञात करते हैं उसको क्या बोलेंगे? टेम्परेचर बोलेंगे, ताप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ताप। तो किसी वस्तु की गर्मी या ठंडक की माप को तापमान कहते हैं। तापमान को मापने का यंत्र जो है, तापमान मापने का यंत्र जो है, किससे हम लोग तापमान को मापते हैं? तो तापमान को हम लोग माप सकते हैं थर्मामीटर से। किससे? थर्मामीटर से। तापमान को हम किन किन इकाइयों से माप सकते हैं? सेल्सियस के द्वारा, फ़ारेनहाइट के द्वारा, केल्विन के द्वारा। ये तीनों फॉर्मेट में हम लोग तापमान को माप सकते हैं। किसमें किसमें? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। जो कि हम लोगों को यह चैप्टर में सेल्सियस और केल्विन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? सेल्सियस और केल्विन के बारे में पढ़ना है। सेल्सियस, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अभी का तापमान कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। जब बहुत अधिक गर्मी आ जाती है तो 35 डिग्री, 40 डिग्री सेल्सियस। तो वही है 35 डिग्री, 40 डिग्री सेल्सियस जो बोलते हैं, उसी को सेल्सियस कहा गया। केल्विन, सेल्सियस और केल्विन के मध्य संबंध क्या है समझते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। 273 केल्विन होगा ना, तो इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है। ये दोनों के मध्य संबंध है। क्या है? संबंध। अब यदि यहां बोला जाए कि 1 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होगा, तो 273 प्लस 1, 274 केल्विन। अब यहां से प्रश्न आता है
कि डिग्री सेल्सियस में कोई मान आपको दिया हुआ रहेगा और उसे केल्विन में बदलना है, या केल्विन में कोई मान दिया हुआ है उसे डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो इसके लिए केवल इतना याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 273 केल्विन। अब इन दोनों को परिवर्तित करने के लिए सूत्र होता है, दोनों सूत्र याद रखना होगा, इससे आपका सवाल बन जाएगा। क्या क्या सूत्र होता है देखते हैं। सबसे पहला हम लोग जाने कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हुआ, तो 273 केल्विन। पहला सूत्र, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में यदि बदलना है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना है, मतलब कोई चीज तुमको डिग्री सेल्सियस में दिया है उसको केल्विन में बदलना है। यानी पूछ क्या रहा है, केल्विन बराबर, क्या पूछ रहा है, केल्विन बराबर। तो के बराबर सूत्र होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये पहला सूत्र। यानी यदि आपको मान डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ हो और केल्विन में बदलने के लिए बोले तो के बराबर फॉर्मूला डिग्री सेल्सियस प्लस 273। दूसरा जो फॉर्मूला होगा यानी केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलने का, यानी डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए बोल रहा है तो डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होगा, के प्लस 273। ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। केल्विन में बदलने के लिए सूत्र डिग्री सेल्सियस प्लस 273, डिग्री सेल्सियस में बदलने का सूत्र केल्विन प्लस नहीं, केल्विन माइनस 273, केल्विन माइनस 273। अब इस पे सवाल कैसे आते हैं इसे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आता है कि 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बदलने किसमें बोला गया है, केल्विन इकाई में, और केल्विन इकाई में बदलने का फॉर्मूला केल्विन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। लिखेंगे फॉर्मूला के बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। कितना डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस का मान कितना दिया हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस। यहां लिखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, जोड़ेंगे दोनों को कितना होगा, 298 केल्विन। इसका मान कितना होगा, 298 केल्विन। ये हो गया आपका आंसर। तो 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में यदि बोलना रहेगा तो कितना बोलेंगे, 298 केल्विन। इसको निकालेंगे कैसे, तो केल्विन बराबर फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, इसको हम लोग जोड़ के निकाल सकते हैं। यही यहाँ पे रहता कि 250 डिग्री सेल्सियस तापक्रम को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें तो डिग्री सेल्सियस की जगह 250 लिखते और फिर 250 और 273 को जोड़ के यहाँ लिखते। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलना है समझ में आ गया होगा। अब एक हम क्वेश्चन लिखते हैं जिसको हम लोग बदलेंगे केल्विन से डिग्री सेल्सियस में, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे। इसको हम लोग किससे किस में बदले, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में। क्वेश्चन है 300 केल्विन को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। पहले जो दिया हुआ था डिग्री सेल्सियस से केल्विन में परिवर्तित करने को कहा था, अब की बार क्या दिया है, केल्विन को सेल्सियस में, किसमें, सेल्सियस में। सेल्सियस का फॉर्मूला क्या होता है, के माइनस 273। केल्विन का मान यहाँ कितना दिया हुआ है, 300 केल्विन, यहाँ लिखेंगे 300 माइनस 273 कितना होगा, 27 डिग्री सेल्सियस। ये 27 जो निकल के आया, क्या निकल के आया, डिग्री सेल्सियस, यहाँ लिखेंगे हम लोग डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आंसर। यानी 300 केल्विन का मान यदि सेल्सियस में पूछा जाए तो 27 डिग्री सेल्सियस, और यदि 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए बोले तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, उसका मान आ जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, तो इस प्रकार से डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। इसके लिए तुम लोगों को दो फॉर्मूला याद रखना होगा, केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273 और डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लें। अब अगला क्लास हम लोग अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करें यदि आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू।